नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अपने इस आगे बढ़ते हुए वीडियो में, लगभग अंत होने वाला है पॉलिटी का, और इसमें हम देखेंगे संवैधानिक विकास क्रम संवैधानिक आयोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अब नेक्स्ट हमारी ये सीरीज जब तक चलेगी, लगभग 4-5 वीडियो आएगी इसमें हम विभिन्न कमीशंस को देखेंगे, जो आयोग हैं, परिषद हैं, काउंसिल, ट्रिब्यूनल, अधिकरण, इन सभी को देखते हुए चलेंगे। संवैधानिक आयोग हो जाएंगे, सांविधिक आयोग इसमें देखेंगे हम। उसके बाद जो केंद्रीय प्रस्तावों द्वारा स्थापित किए गए हैं, यानी कि जो संवैधानिक भी नहीं है, सांविधिक भी नहीं है, उन आयोगों को भी देखेंगे। अभी फ़िलहाल आज की वीडियो में हम कुछ प्रश्न देखेंगे। उन प्रश्नों से पहले हम वित्त आयोग को पढ़ लेंगे। वित्त आयोग का संविधान में क्या प्रावधान है, किस अनुच्छेद के तहत है, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, फिर राज्य लोक सेवा आयोग, और उसके बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में देख लेंगे। हालांकि इस वीडियो में केवल हमने 3 टॉपिक को कवर किया है, चूँकि एक एक्स्ट्रा इसमें टॉपिक हमने ऐड कर दिया, जैसे परिसीमन आयोग, चूँकि इसलिए महत्वपूर्ण होता जाता है परिसीमन आयोग, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी बार बार लोकसभा में प्रश्न पूछा जाता है कि वहाँ पे कब जो है उसे सामान्य राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अभी यूनियन टेरिटरी है वो, तो सामान्य राज्य के दर्जे को लेके तो वहाँ ये प्रश्न बताया जाता है कि जब वहाँ पे जो है परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आएगी, यानी कि वहाँ का परिसीमन किया जाएगा, तो अब ये परिसीमन होता क्या है, इसका प्रावधान संविधान में क्या किया गया, क्यों इसकी आवश्यकता है, तो इन सब चीज़ों को हम इसमें आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहले हम यहाँ पे वित्त आयोग की बात करते हैं। तो वित्त आयोग क्या है, उसका प्रावधान कहाँ किया गया है संविधान में। उससे पहले हम देखेंगे, चूंकि हम संवैधानिक आयोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं संवैधानिक आयोग होते क्या हैं। तो चलिए कुछ लाइनों में समझ लेते हैं इसको। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत, भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत जिन निकायों का उल्लेख किया जाता है उन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है। फिर से मैं इस बार को दोहरा दे रहा हूं कि जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत किया गया है उन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है। इन निकायों को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो सीधे संविधान के द्वारा प्राप्त होती हैं, और निकायों के तंत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक निकाय होते हैं। ठीक है, और इनके निकायों के सदस्य की नियुक्ति जो की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इन्हें जो है पद की सुरक्षा वगैरह प्रदान की जाती है, जिसकी वजह से ये अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं और जिससे इनकी महत्ता बनी रहती है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पहला संवैधानिक निकाय आज देखने वाले हैं, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की चर्चा कहाँ मिलती है? वित्त आयोग की संविधान के 280 और 281 में चर्चा मिलती है, अनुच्छेद 280 और 281 में। तो इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं? कहा गया है कि वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक व सलाहकारी निकाय होगा। क्या होगा? वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय होगा। सीधे सीधे यही प्रश्न पूछ लेता है। यूपी पीसीएस 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है, डायरेक्ट यहीं से पूछा गया है, यही लाइन उठा के पूछा गया है। तो वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक सलाहकारी निकाय है, ये चीज़ हमने जाना। उसके अलावा अब उसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो संविधान में 280 के 1 में उपभाग 1, उसमें बताया गया है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। यानी कि सीधा सीधा संविधान में आयोग के बारे में 5 सदस्यीय आयोग का उल्लेख किया गया है। यानी कि यह आयोग में कितने सदस्य होंगे? 5। ठीक है, अधिकतम 5 होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष होंगे और बाकी 4 सदस्य होंगे। तो यह बहुसदस्यीय आयोग है। पहली बात ध्यान देने वाली बात है, आयोग संविधान ने इसके विषय में पहले से ही बता रखा है। उसके बाद अनुच्छेद 282 में क्या कहा जा रहा है? संविधान में इसके बारे में कह रहा है कि संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित करे। यानी कि वित्त आयोग के जो सदस्य होंगे वे सदस्यों के पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद यह तय करेगी कि अगर आयोग का किसी व्यक्ति को सदस्य अध्यक्ष नियुक्त करना है तो कितना पढ़ा लिखा, कितना योग्य होना चाहिए। इस बात का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अर्हता के संबंध में संसद ने 1951 में एक अधिनियम बनाया था, तो उसमें इसने कुछ किया है कि अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जो लोक मामलों का ज्ञाता हो, यानी कि उसे पब्लिक लाइफ उसने जिया हो, पब्लिक सर्विस उसने किया हो और उसके विषय में उसे जानकारी हो। तो सीधा सा इसमें क्या उल्लेख किया गया है? लोक मामलों का ज्ञाता हो, मतलब पब्लिक अफेयर्स के विषय में उसे काफ़ी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और क्या कहा गया, जो अन्य 4 सदस्य होंगे वो क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता
यानी कि योग्यता, या प्रशासन और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो, या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो। तो यहाँ 3 प्रकार की क्राइटेरिया बताया गया है, 3 प्रकार के आधार बताए गए हैं कि अगर उन 3 प्रकार के आधारों को कोई व्यक्ति पूर्ण करता है तो वह सदस्य बन सकता है। पहला तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और वो योग्यता कितनी रखी गई है कि वे सामान्यतः किसी न्यायालय में 5 साल तक जो है जज के तौर पे कार्य कर चुके हों या 10 साल तक वकालत कर चुके हों। तो यह एक हो गया। दूसरा क्या, प्रशासन व वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ हो, यानी कि वे IAS रह चुके हों, जो है IRAS रह चुके हों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर किसी और तरह से, या जो है वो वित्त मामलों के कि RBI से साथ काम कर चुके हों, वित्त मामलों की भी उन्हें समझ होनी चाहिए। उसके बाद अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान, यानी कि उन्हें इकोनॉमिक्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो यह एक 1991 के अधिनियम के द्वारा अर्थात संसद द्वारा निर्धारित की गई थी। अब हम देखते हैं अगला कार्य। अनुच्छेद 275 में वित्त आयोग के कार्यों का जिक्र किया गया है, ठीक है। और ये कार्य क्या है, भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए, एवं राज्यों के बीच ऐसे आयामों का आवंटन, यानी कि जो संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारे को लेकर समस्या अगर कोई आती है तो उसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और इसकी चर्चा 275 में की गई है। 275 में और एक बात की गई है कि देखिए 275 विशेष है, यहाँ पे कार्यों की हमने बात कर दिया, ऊपर अभी जो बोला वो कार्य हैं उसके। 275 की अगर बात करते हैं तो संचित निधि में से राज्यों को अनुदान और सहायता दिया जाना चाहिए, इसकी चर्चा 275 में मिलती है, ठीक है। वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश की जाती है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु संचित निधि के लिए ये सब बातें की जाती हैं, उसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। उसके अलावा वित्त आयोग का और कोई कार्य क्या है, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त कोई अन्य विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, यानी कि राष्ट्रपति अगर समझ रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ कार्य चाहिए, कुछ सलाह चाहिए, कुछ पैटर्न चाहिए, कुछ शोध चाहिए, कुछ निष्कर्ष चाहिए, तो इन सारे कार्यों के लिए वित्त आयोग को निर्देश दे सकता है कि काम करिए, आप ऐसा कार्य करिए हमारे लिए, देश के लिए। तो ये कुछ विशिष्ट निर्देश हैं, और बाकी सलाहकारी अर्धन्यायिक कार्य तो है ही इनका। उसके बाद अब देखते हैं आगे शक्तियां की बात कर लेते हैं। शक्तियां क्या क्या हैं इनके पास, तो अपनी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। पहली चीज़, जो वित्त आयोग होते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, वे अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, प्रेसिडेंट महोदय को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट राष्ट्रपति को दिया जाता है, और राष्ट्रपति क्या करती है, संसद को, राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, संसद को वह रिपोर्ट सौंपते हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वो रिपोर्ट रखी जाती है, ठीक है। जो सिफारिशें ज्ञापन रखवाना होता है, प्रस्तुत जो भी बातें हैं, प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी हो सके, यानी कि जो सिफारिश यहाँ रखी जाती है संसद में, वो इसलिए रखी जाती है कि वित्त आयोग द्वारा क्या सिफारिश दी गई है, उसके क्या संबंध, कैसे क्या है, उसके क्या परिणाम होंगे, या संसद में चर्चा किया जा सके। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसे मानना न मानना सरकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल स्पष्ट है कि यह केवल सलाहकारी है। अगर उन्होंने कोई सलाह दिया, अगर राष्ट्रपति महोदय या संसद को लगता है कि नहीं, यह सलाहकारी मानने के लिए अच्छा नहीं है, यह सलाह मानने के लिए अच्छी नहीं है, देश हित में नहीं है, या राष्ट्र जो है हमारे कोष के हित में नहीं है, तो वह मानना जरूरी नहीं है सरकार के लिए। तो यह क्या हुआ, यह स्वैच्छिक है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं अब तक कुछ आयोग और अध्यक्ष। कभी कभी क्या होता है कि जो पिछले 2-3 आयोग होते हैं, 4 आयोग, उनके बारे में पूछ लेता है। तो आप 12वें वित्त आयोग के बारे में सुने रहिए, चूँकि भाई हाल फिलहाल की परीक्षाओं में एक बार पूछ लिया गया था। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सी रंगराजन, ठीक है। सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और इनका गठन किया गया था 2002 में। सी रंगराजन वित्त आयोग का गठन 2002 में किया गया था। 2005 से 10 के लिए इसने सिफारिशें प्रस्तुत की थी, ठीक है। 2005 से 10 के लिए इन्होंने सिफारिशें अपनी प्रस्तुत की थी। उसके अलावा पूछे 14वां पूछ लेता है कभी कभी, तो 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, किसकी अध्यक्षता में गठित थी, वाई वी रेड्डी, ठीक है। वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में
14वें वित्त आयोग का गठन किया गया था YV रेड्डी की अध्यक्षता में। 2013 में इनका गठन किया गया था और कब से कब तक के लिए? 2015 से 20 के लिए। 2015 से 20 के लिए YV रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो ये हो गया। उसके बाद अब 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है। इनकी सिफारिश 25 से 30 तक के लिए लागू होने वाली है। हालांकि 20 से 25 के लिए लागू होने वाली है, 30 के लिए नहीं, ठीक। इसको 2 फेज में लागू किया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, तो 2 फेज में ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, अब अगला है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग की बात क्या है, प्रावधान क्या है संविधान में और उसमें क्या चर्चा मिलती है? तो अनुच्छेद 82 के अंतर्गत परिसीमन आयोग की चर्चा मिलती है। इसमें क्या कहा गया है कि संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात कानून द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी, ठीक है। क्या करना है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात कानून द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी। परिसीमन आयोग के आधार पर संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण होगा, ठीक है। संविधान में चर्चा की गई। उसके बाद 81, 82, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330, 332 यह भी परिसीमन आयोग से संबंधित प्रावधान करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि एक चीज़ यहाँ मिला कि संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण, तो जब जनसंख्या बढ़ जाती है और लगता है कि अब प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, तो वैसी परिस्थिति में परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। इनके कार्य क्या होते हैं? प्रत्येक जनगणना के आधार पर सभी लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। तो जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं होती हैं, जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वैसी परिस्थिति में क्या किया जाता है कि सीमा को बढ़ाना होता है, वैसी परिस्थिति में परिसीमन किया जाता है, ठीक है। सीमा को घटाना या बढ़ाना होता है और उसमें सदस्यों की संख्या वगैरह, इसके लिए कार्य करते हैं। उसके अलावा सीमा के पुनर्निर्धारण में राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या स्थिर रखना है अथवा कोई परिवर्तन न करना है, यह कार्य भी या परिवर्तन करना है, यह कार्य भी किसका है? आयोग का होता है, परिसीमन आयोग का। उसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विधानसभा सीटों का निर्धारण करना कौन करता है? परिसीमन आयोग। आयोग के कार्य सरकार पर बाध्यकारी होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको डबल स्टार आप दे लीजिए कि परिसीमन आयोग का जो सलाह होता है, जो निर्देश होता है, वह सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। और एक चीज़ यह क्या है कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे वाद योग का अर्थ हुआ कि आप इनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते कि हाँ इन्होंने हमारे क्षेत्र की जो है सीमा घटा दी, सीमा बढ़ा दी, सदस्यों की संख्या घटा दी, बढ़ा दी, आप इनके संबंध में किसी प्रकार का वाद विवाद लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वाद योग्य नहीं है, पहले बताया जा चुका है। उसके बाद अभी तक मुख्य रूप से जो है 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए थे। परिसीमन आयोग एक्ट 1952, 1962, 1972, 2002। अब जब अगली जो जनगणना होने वाली है वो आपकी 21 में होनी थी, कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें टल गई, डिले हो गई, तो अब जब होगा तो उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। अभी तक कुछ आयोग गठित किए गए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के जो लेटेस्ट अभी था, न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में, कुलदीप सिंह की हो सकता है पूछ ले लास्ट जो है परिसीमन आयोग, तो कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई को, ठीक है, कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को चौथे परिसीमन आयोग का गठन हुआ, ठीक है। राष्ट्रपति उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इससे बाद अभी तक कोई आयोग का गठन नहीं किया गया 2002 के बाद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिसीमन आयोग। अब देखते हैं एक वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। तो वित्त आयोग की यहाँ पे देखिए, हाँ उसके बाद सीधे प्रश्न आ गए हैं। प्रश्नों को पहले मैंने ऐड कर दिया है, तो चलिए पहले प्रश्न ही कर लेते हैं। तो प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है वित्त आयोग एक निकाय है। वित्त आयोग एक निकाय है। कैसी निकाय है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही है, अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है। उसके निम्न में से किस आयोग द्वारा संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है परिसीमन आयोग द्वारा। वित्त आयोग का इससे कोई लेना देना नहीं। चुनाव आयोग केवल उनको चुनाव चिन्ह बांटना, उनका निरीक्षण करना और उन पे नियंत्रण रखना, चुनाव वगैरह कार्यक्रम करवाना,
ठीक है। ये सारे कार्य करता है, सूची बनवाना, लिस्ट तैयार करना, लिस्ट में किसको एंट्री देना है, किसको बाहर करना है, ये सारे काम। केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम ये सब भ्रष्टाचार वगैरह की जांच करना है, तो इसलिए यहाँ केवल परिसीमन आयोग सही है। तो ये 2 प्रश्न थे, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे सामान्यतः। अब देख लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का क्या प्रावधान है संविधान में? भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का जिक्र मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, लोग दोनों में बहुत समानता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, केवल मैं बताते चलूँगा कि हाँ इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, तो बात ज़्यादा उस पर टाइम नहीं देंगे। अनुच्छेद 315 से 323 तक सदस्यों की नियुक्ति की बात की जाती है। 315 में क्या कहा गया है? एक स्वायत्त व संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और 315 से 323 तक सदस्यों की नियुक्ति, पद, मुक्ति, स्वतंत्रता, शक्ति व कार्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इनकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष होते हैं वहाँ पे, ठीक है, एक चीफ होते हैं और बाकी अन्य सदस्य मिलके बने होते हैं। यहाँ पे सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने वित्त आयोग पढ़ा तो वहाँ संख्या निर्धारित है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है यहाँ पे, क्या जो है सदस्य संख्या को निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति चाहे तो 10 सदस्य बना दे, 12 सदस्य बना दे, 2 सदस्य बना दे, उनके ऊपर निर्भर करता है। आयोग आधे सदस्यों के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, ठीक है। जो आधे सदस्य होंगे आयोग में, अगर आयोग 10 सदस्य है तो इसमें से 5 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल कार्य कर चुके हों, उनका अनुभव हो उनको, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। तो जो अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे उनकी सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्य लोक सेवा आयोग में किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा तय की जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा बर्खास्तगी वहाँ केवल राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष, ध्यान रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, यानी कि यदि उन्हें कार्य करते हुए 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो रिटायर हो जाएंगे। और यदि वे कार्य कर रहे हैं 6 वर्ष से, ठीक है, यानी कि उस पद पर वो बने हुए हैं और अभी वो 55 साल के हैं, 6 वर्ष उनका पूरा हो गया, तो भी उन्हें पद छोड़ देना पड़ेगा या पुनः इलेक्टेड होना पड़ेगा, फिर से उनकी नियुक्ति हो सकती है, ठीक है, ऐसे ही होती है। उसके बाद बर्खास्तगी या निलंबन को कैसे हटाया जा सकता है पद से? तो स्वेच्छा से वे किसी समय अपनी राष्ट्रपति को अपनी जो है रिजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं या अपना त्यागपत्र दे सकते हैं संबोधित करके राष्ट्रपति महोदय को, या फिर इनके कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को निम्न प्रक्रिया से हटाया जाता है। उसके लिए एक विधिवत प्रक्रिया बनाई गई है और वो क्या है? यदि उन्हें पागल दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यदि वह पदावधि के दौरान किसी अन्य वैतनिक नियोजन कार्य में लगे हों और राष्ट्रपति की दृष्टि में शारीरिक मानसिक अक्षमता के कारण वो कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अध्यक्ष व सदस्यों को दुर्व्यवहार और कदाचार के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है। भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाना या किसी और तरह की अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उन्हें हटाया जा सकता है। और इस प्रकार के कार्यों में हटाए जाने से पहले, ठीक है, हटाए जाने से पहले उच्चतम न्यायालय को हटाने का परामर्श दे सकती है, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, ठीक है। इससे पहले जांच होती है उनकी उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी जांच की जाती है, क्या ऐसा वो किए हैं, और अगर उसमें वो सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि हाँ इन्हें अब पद से मुक्त कर दिया जाए, ठीक है। तो यह कार्य, यह उनके जो है बर्खास्तगी निलंबन का तरीका होता है। अब देखते हैं कार्य एवं शक्तियाँ। कार्य एवं शक्तियों के बारे में अगर देखें तो अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, ठीक है, लोक सेवा आयोग के द्वारा। मतलब जो भी टॉप A ग्रेड की नौकरियां होती हैं उनके लिए जो चयन प्रक्रिया होती है वो लोक सेवा आयोग के द्वारा संपन्न कराई जाती है। इसमें पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रक्रिया वगैरह सारा निर्धारण लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सरकारी सेवाओं में भर्ती के तरीकों के संबंध में, जैसे भर्ती किस तरह की तरीका अपनाया जाए, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों पर कार्रवाई, कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति वगैरह, ये सारे कार्य भी इनके होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 323 315 से 323 तक की बात की जाती है। 324 में चुनाव आयोग की चर्चा हो जाती है। तो अनुच्छेद 323 में
प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजते हैं। प्रतिवर्ष ये अपना हिसाब किताब राष्ट्रपति को भेजते हैं। साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, प्रतिवेदन ही इस्तेमाल करिए शब्द। वो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति इन्हें संसद के समक्ष रखते हैं और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसे संसद के समक्ष रखते हैं। ठीक है। आयोग के सुझाव सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। संसद की इच्छा है माने या न माने। ठीक है। सरकार की एकमात्र जवाबदेही यह होती है कि वह संसद को आयोग को सुझावों को न मानने का कारण बताए। यानी कि अगर आयोग द्वारा कोई सुझाव दिया गया राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति महोदय ने संसद के सामने रखा और संसद में सरकार वो बात नहीं मान रही है, तो अगर नहीं मान रही है तो उसका कारण बताना पड़ेगा सदन को, बस इतना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अन्य तथ्य कुछ हैं, जैसे आयोग भारत में केंद्रीय भर्ती अधिकरण है, मतलब केंद्रीय स्तर पर कोई भर्ती करना होता तो ये करती है आयोग। संसद के द्वारा इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। संसद द्वारा कुछ अतिरिक्त कार्य भी दिए जा सकते हैं कि एक काम करिए, आपने ये चयन प्रक्रिया किया, देख रहे हैं काफ़ी समय से आप खाली हैं, तो ये काम भी आप कर लीजिए, तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष को या सदस्य को पुनर्नियुक्त अथवा दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता। ठीक है। तो जो सदस्य होंगे उनकी पुनर्नियुक्ति अथवा दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता, ये प्रावधान मिलता है संघ लोक सेवा आयोग में। भारतीय संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से मेरिट पद्धति का प्रहरी होने की उम्मीद की जा सकती है, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का माना जाता है कि इनके द्वारा जो चयन किया जाएगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग होंगे, बहुत अच्छी उच्च गुणवत्ता के लोग निकल के आएंगे यहाँ से। उसके अलावा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते वगैरह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर सदन में चर्चा वगैरह वोटिंग वगैरह नहीं की जा सकती। ठीक है। ना इनके कार्यकाल के दौरान उनमें कोई नकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि घटाया वगैरह नहीं जा सकता। उसके बाद देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो प्रावधान बता ही दिया था, 315 से 24 के बीच मिलती है। संरचना जहां जहां राष्ट्रपति थी यहाँ यहाँ आप राज्यपाल कर सकते हैं। ठीक है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है। सदस्यों की संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और जो है वही है कि योग्यता के बारे में आधे जो सदस्य होंगे केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य कर चुके हों, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उन्हें। यहाँ पर जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। वहाँ 6 वर्ष या 65 वर्ष था, यहाँ 62 वर्ष है। एक अंतर ये चीज़ देखने को मिलता है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, वहाँ राज्यपाल कर दीजिएगा राष्ट्रपति की जगह। ठीक है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष कार्य कर सकता है। ठीक है। और अध्यक्ष सदस्यों के वेतन वगैरह जो भत्ते वगैरह होते हैं ये राज्यों की संचित निधि पर भारित होते हैं, केंद्र के नहीं। ठीक है। उसके अलावा ये हटाने वगैरह की प्रक्रिया क्या है इनका, कि राज्यपाल को त्यागपत्र सौंप सकते हैं अध्यक्ष और सदस्य कभी भी। ठीक है। लेकिन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन पद से केवल राष्ट्रपति हटाते हैं। यूपी पीसीएस 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। कि उन्हें हटाने का प्रावधान केवल राष्ट्रपति कर सकते, हटाने की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति द्वारा संपन्न किया जाएगा, राज्यपाल को उन्हें हटाने की शक्ति नहीं होती। ठीक है। और राष्ट्रपति उसी रीत से अध्यक्ष पद को हटाएंगे जिस रीत से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को पदमुक्त किया जाता है। तो सारी प्रक्रिया लगभग समान है, बस अंतर जो देखने में आया है वो ये आया है कि यहाँ पर क्या करना है कि पहली चीज 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु है, एक ये बात है, और अपना जो त्यागपत्र देंगे ये संबोधित करेंगे राज्यपाल को, लेकिन हटाने की प्रक्रिया बर्खास्त वगैरह केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है। तो यह हमारा यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, परिसीमन आयोग, वित्त आयोग, ये सारे हो गए। अब हम कल की वीडियो में देखेंगे अपने संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, कैसे गठन किया जाता है, कुछ कुछ इसमें देखेंगे तथ्य होते हैं जो पूछे जाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे आयोग बचे हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।